नमस्कार, ईएमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। कुख्यात अपराधी गैंगस्टर विकास दुबे आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस के नहीं, मध्य प्रदेश पुलिस के। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के महाकाल मंदिर के प्रांगण में उसे गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसकी गिरफ्तारी के बाद अब पॉलिटिकल वार शुरू हो गई है। कोई कह रहा है कि उसने सरेंडर किया है, विपक्ष कह रहा है कि उसे सरेंडर किया गया है, और अपनी सरकार कह रही है मध्य प्रदेश की उसे गिरफ्तार किया गया है। इन सब बातचीत के लिए आज हमारे साथ मौजूद है सनत कुमार जैन जी, एक्सप्रेस मीडिया सर्विस के प्रधान संपादक है। सर, आपका बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले मैं यहाँ पे जानना चाहूंगा, विकास दुबे आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया, इसको लेके क्या कुछ रणनीति थी? इसको बयानबाजी भी आ रही है, इसको सरेंडर किया गया है, गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ है इसके पीछे की कहानी है? देखिए, जिस तरीके से विकास दुबे ने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की थी जी। और करीब आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हैं। इसको ये माना गया कि सरकार और पुलिस के खिलाफ उसने सीधी लड़ाई छेड़ दी थी। तो विकास दुबे को अब पुलिस ढूंढ रही थी, और ढूंढ क्या रही थी, उसको मारने के लिए ढूंढ रही थी कि जैसे वो हत्या लगेगा और उसको सीधे एनकाउंटर कर दिया जाएगा। तो इस भय से विकास दुबे फरार थे। पिछले 2 दिनों में उनके जो सहयोगी थे, एक को पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया, एक को वहाँ शेड्यूल से गिरफ्तार कर लिया, और भी कई फैमिलियों को उठा लिया। तो इससे उसके ऊपर जो दबाव बन रहा था कि अब यदि हम नहीं सरेंडर हुए तो मार दिए जाएंगे, और सरेंडर यदि हम उत्तर प्रदेश में भी होते हैं तो भी मार दिए जाएंगे। तो वो ये खोद रहा था कि ऐसी कौन सी जगह हम सरेंडर करें ताकि मुझे जान बच जाए। तो आज उसने मध्य प्रदेश में आके जो सरेंडर किया है, तो वो सरेंडर ही है कि उसने आके मध्य प्रदेश में सरेंडर किया। लेकिन उसके लिए उसने महाकाल मंदिर को चुना, और उसके जो भी राजनीतिक आका रहे होंगे जो उसको सरेंडर कराना चाहते थे कि उसकी जान बच जाए, तो महाकाल मंदिर का जो आदमी महाकाल मंदिर की शरण में चला जाएगा, और महाकाल के मंदिर में जिस तरीके से उसने आत्मसमर्पण किया है कि खुद वहाँ बताया कि मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ, और उसने सिक्योरिटी गार्ड को और बाकी लोगों को ये बार बार बोला कि मैं विकास दुबे हूँ। तो वहाँ पे सिक्योरिटी का और मंदिर में जो लोग श्रद्धालु थे उनका ध्यान आकर्षित हुआ। पुलिस को खबर की गई, पुलिस आई और उसको सामान्यतः जैसे एक आम आदमी को बाहर से निकाल के ले जाते हैं वैसे निकाल के ले गई। कुल मिला के उसका जो सरेंडर है वो एक हिसाब से ये माना जाना चाहिए कि ये गिरफ्तारी तो नहीं है, इसमें पुलिस का कोई एफर्ट्स नहीं है, और उसने खुद अपने आप को गिरफ्तार कराया है। लेकिन गृह मंत्री तो बोल रहे हैं कि उसे गिरफ्तार किया गया है, नहीं, पुलिस पहले से लगी हुई थी। गृह मंत्री का भी अपनी जगह नरोत्तम जी का ये कहना कि उसे गिरफ्तार किया गया है, तो पुलिस के पास और कोई विकल्प ही नहीं था कि जब उसको महाकाल मंदिर से सूचना मिली कि विकास दुबे यहाँ पर है, तो पुलिस वहाँ गई और उसको गिरफ्तार कर लिया। तो वो यदि नरोत्तम जी बोल रहे हैं तो उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया, तो इसमें भी कोई गलत नहीं है, उन्होंने पुलिस ने तो गिरफ्तार किया ही है उसको। जी, जैसा विकास दुबे को अगर यूपी में गिरफ्तार होता है, जैसे हमने कहा कि उसने मध्य प्रदेश में आके सरेंडर किया है या गिरफ्तार किया गया है, जो भी है, अगर वो यूपी में अपने आप को सरेंडर करता है, गिरफ्तार करता है, मध्य प्रदेश में गिरफ्तार हुआ है वो, तो इन दोनों में क्या अंतर देखते हैं, किस तरीके से? देखिए, उत्तर प्रदेश में यदि वो पुलिस के पास जाके सरेंडर करता तो भी पुलिस उसे एनकाउंटर में मार देती, और यदि वो पुलिस की गिरफ्त में आ जाता तो भी मार देती। तो उसकी इतनी विवश हत्याकांड के बाद जहां 8 पुलिसकर्मी घटनास्थल पर मारे गए, और एक पुलिस के साथ साथ योगी सरकार के ऊपर, उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर जो पूरे देश भर में प्रश्न चिन्ह लगा, तो उसको देखते हुए उसके यहाँ पर सरेंडर करके पुलिस उसे कोर्ट के सामने तो पेश नहीं करती, उसे तो मार ही देना था। ये बात वो विकास दुबे अच्छे तरीके से समझ चुका था। तो वो जो इस दौरान ये कोशिश करता रहा कि हम कैसी कोई सुरक्षित जगह पे जहाँ हमारी जान भी बच जाए और हम सरेंडर भी कर दें, तो उसके लिए उसकी तलाश पूरी हुई उज्जैन में, और उज्जैन में महाकाल के दरबार में जब वो आ गया और अपने आप को वहाँ सरेंडर कर दिया, तो अब उसकी जीवन दान तो उसे मिल ही गया। जिस पे मतलब जिसने अपने आप में भोलेनाथ के पास जाके अपने आप गुनाहों के लिए अपनी सरेंडर कर दिया, और वहाँ से खुद ही बताया मैं विकास दुबे, तो अब निश्चित रूप से उसके ऊपर शिव भगवान की इतनी कृपा तो हो ही गई, तो उसे जीवन दान मिल गया।
लेकिन एक सवाल और यहाँ पे निकल के आता है कि उसने मध्य प्रदेश को ऐसे क्यों चुना? देखिए, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश लगी लगी सीमा है जी। और उसके मध्य प्रदेश के राजनेताओं के साथ भी संपर्क होंगे। अच्छा। और जब वो संपर्क थे तो उन्हीं संपर्कों से आदमी पहुंचता है। उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है और यहाँ पर भी उसके चाहने वाले बहुत सारे लोग होंगे जो उसकी जाके चुनाव में या तो मदद करते होंगे या मदद लेते होंगे। तो उसके जो अपने रिश्ते थे उस सरेंडर के लिए उसने उस रिश्तों का इस्तेमाल किया है और चूंकि उसकी जान पे बनाई थी, अब उसके पास दूसरा कोई विकल्प था भी नहीं, तो उसने मध्य प्रदेश में आके सुनियोजित रूप से महाकाल के मंदिर में गया और जाके उसने खुद ही बताया कि मैं जो हूँ विकास दुबे हूँ। अदरवाइज वो देखिए गाजियाबाद में कल देखा गया था और गाजियाबाद की उज्जैन आने के लिए उत्तर प्रदेश के कम से कम कई जिलों को उसने क्रॉस किया होगा। जगह जगह उत्तर प्रदेश पुलिस की तलाश हो रही थी, लेकिन उसके बाद भी उसका उत्तर प्रदेश में गिरफ्तार ना होना और मध्य प्रदेश में अपनी गिरफ्तारी देना निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये इशारा करता है कि ये जो प्रक्रिया हुई है सरेंडर की या गिरफ्तारी की वो एक सुनियोजित कारणों से हुई है। वहीं दूसरी ओर उसको देखा ना, पॉलिटिकल सियासत भी गरमा रही है, पॉलिटिकल वार भी चल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके साफ तौर पर कहा है कि सुनियोजित सरेंडर है। देखिए, इसमें विकास दुबे एक राजनीतिक व्यक्ति था उत्तर प्रदेश का जिसने पूर्व मंत्री की हत्या की हो, उत्तर प्रदेश के मंत्री की, और जिसके ऊपर कम से कम 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और वो राजनीति में हमेशा इतने लंबे समय से सक्रिय है, तो राजनेताओं को उसे संरक्षण प्राप्त था और राजनेता के संरक्षण मिलने से ही वो इतना बड़ा दुर्दांत अपराधी बना, लेकिन उसका नाम गैंगस्टर में शामिल नहीं था। जबकि योगी सरकार जब आई थी तो उन्होंने सभी जितने भी माफिया थे उन सबकी एक सूची बनाई थी, उसमें विकास दुबे का नाम होना इस बात की ओर इशारा करता है कि कहीं ना कहीं उसके भाजपा से बहुत अच्छे संबंध थे या मुख्यमंत्री जी के पास उसकी पहुंच थी। अन्यथा पुलिस उसको भी गैंगस्टर सूची में शामिल करती नहीं किया। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं राजनीतिक संबंधों में उसकी प्रगाढ़ता बहुत सीएम सचिवालय तक रही है। जी हाँ, जितने भी बड़े अपराधी बनते हैं या जो होते हैं इनका कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कुछ कनेक्शन होता है, इसके संरक्षण का क्या कुछ कारण होता है? देखिए क्या है, अब पूरी जो राजनीति है वो अपराधियों के बल पे चलती है। दूसरा एक और मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि अब पुलिस के कारण ही राजनीति संभव है। तो जब भी कोई नेता बनता है तो उसके चुनाव में या तो गुंडे उसकी मदद करते हैं या पुलिस मदद करती है। तो लोगों को नियंत्रित करने के लिए नेता अपने चुनाव के समय इन्हीं का उपयोग करते हैं और बाद में इन्हीं को संरक्षण देते हैं। तो जब नेता के लिए वो काम के होते हैं तो उनके माध्यम से वो एक तो भय और दहशत का वातावरण बनाए रखते हैं, दूसरा उनको संरक्षण देके उनके अवैध कामों को वो संरक्षित करते हैं। तो ये दिनों दिन पावरफुल होते चले जाते हैं और ये बाद में इतने पावरफुल हो जाते हैं कि ये सबके लिए चुनौती बन जाते हैं। तो जिन्होंने उनको संरक्षण दिया होगा उनके लिए भी विकास दुबे चुनौती बन गया है। अब पुलिस भी उसे संरक्षित कर रही थी, इसलिए कर रही थी कि राजनेताओं का भी उसे संरक्षण प्राप्त था, तो पुलिस को भी अपने आप संरक्षित करना ही था। लेकिन उसने चूंकि 8 पुलिस कर्मियों को मार दिया और ये बात जग जाहिर हो गई। कोई मुठभेड़ होती, अलग से कोई बात होती तो भी चलता, लेकिन घर पे पुलिस दबिश देने गई थी और उसने वहीं पे 8 लोगों को गोली से उड़ा दिया। तो इससे आप पुलिस और सरकार दोनों के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग गया था। तो इसके लिए उसको मारना जरूरी था और एनकाउंटर करके सारे राज दफन हो जाए। ये पुलिस की अपनी भूमिका होती, सरकारों की भूमिका होती है कि जिससे उन्हें खतरा होता है तो उसको एनकाउंटर करा देते हैं और ये उसका एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में तो हर हालत में होना था, इसलिए वो भाग के मध्य प्रदेश आए। इस पे अब आगे की स्थिति क्या होगी मध्य प्रदेश सरकार की? नहीं, मध्य प्रदेश सरकार की कुछ स्थिति नहीं है। उसके जो यहाँ पे राजनीतिक शुभचिंतक रहे होंगे तो उन्होंने यहाँ आके कि महाकाल के मंदिर में चले जाना, महाकाल मंदिर में जाके तुम अपने आप को सरेंडर करोगे तो पुलिस वहां पर ना तो एनकाउंटर कर सकती थी
न मुठभेड़ कर सकती थी, न गोली चला सकती थी, तो वो उसने सरेंडर भी हो गया उसका और गिरफ्तारी भी हो गई। अच्छा। तो सबके राजनीतिक पर्पज जो है, विकास दुबे का भी पूरा हो गया और उत्तर प्रदेश सरकार का भी पूरा हो गया, उत्तर प्रदेश की पुलिस का भी पूरा हो गया। तो अब चूंकि उसने सरेंडर किया है, गिरफ्तारी हो गई, तो अब कम से कम एनकाउंटर तो नहीं होगा। अच्छा। ये बात तो तय हो गई और वो यही चाहता था कि किसी भी तरीके से हमें जीवन दान मिले। वो महाकाल मंदिर और मध्य प्रदेश में आने के बाद उसे जीवन दान विकास दुबे को मिल गया। अब आगे क्या कुछ प्रोसेस होगी मध्य प्रदेश सरकार की, यूपी सरकार को उसको ट्रांजिट करने के विकास दुबे? नहीं, इसकी एक कानूनी प्रक्रिया है। हाँ। मध्य प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया है, हाँ। उसे उज्जैन पुलिस के सामने ले जाएगी, उज्जैन न्यायालय में ले जाएगी। उत्तर प्रदेश की पुलिस आ रही है, वो उसको अपने उसमें मांगेगी ट्रांजिट रिमांड में पूछताछ के लिए, और मध्य प्रदेश पुलिस उसका कोई विरोध नहीं करेगी। तो अब वो न्यायालयीन अभिरक्षा में आ गया। अब न्यायालयीन अभिरक्षा में आने का मतलब ये होता है कि अब कोर्ट के जुरिडिक्शन में है, तो अब चूंकि उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, तो अब पुलिस कम से कम उसे मारने का जोखिम नहीं उठाएगी और टाइम टू टाइम उसे न्यायालय के सामने पेश करना पड़ेगा। तो मान लीजिए आज उज्जैन कोर्ट उसको 5 दिन के रिमांड पे उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंप देगी, तो 5वें दिन फिर उसे कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। तो अब चूंकि न्यायालयीन अभिरक्षा में आ जाने के साथ एनकाउंटर नहीं होगा, पुलिस उसको मार भी नहीं पाएगी। तो अब जिंदा रखेगी, उससे सारे मामलों की पूछताछ करेगी और उसे आरोपी बना के बाद में न्यायालयीन प्रक्रिया में पूरी तरह से एक सोची समझी साजिश थी। हाँ, ये कहा जा सकता है कि कोई भी अपराधी होता है या कोई भी उसके रिलेशन होते हैं, तो उसके अपराध की जड़ें इसलिए बहुत गहरी होती हैं कि उसको मिलने वाला संरक्षण भी बहुत बड़ा होता है। तो तब तो वो इतने साल से इतने सारे अपराध करते हुए भी और उसके खिलाफ कोई गवाही नहीं देता था, उसको कभी कोई सजा नहीं हुई, वो कुछ दिन जेल में रहने के बाद जब बाहर आ गया तो हर बार एक बड़ा आतंकी बन के सामने आता था। अब यदि उससे ये गलती नहीं हुई होती कि 8 पुलिस कर्मियों को वो अपने घर के सामने मार देता, तो वो अभी भी चलता रहता। तो अब इन लोगों का कोई धर्म नहीं होता, अपराधी अपराधी होता है। तो ये जब सपा का शासन होता तो सपा में चले जाते हैं, बसपा का होता तो बसपा में चले जाते हैं। अभी योगी जी आए थे, भाजपा में थे, तो ये भाजपा के हो गए। लेकिन इनका अपना एक सिस्टम होता है कि इनका भय होता है और ये अपने अपने क्षेत्रों में बड़े मजबूत होते हैं। तो राजनेता इनको अपनी तरफ लाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। तो जो सत्ता में होता है ये उसके साथ जुड़ जाते हैं। इसीलिए गैंगस्टर होने के बाद भी गैंगस्टर लिस्ट में नाम नहीं आना, ये इस बात का प्रतीक है कि वो कहीं ना कहीं उसको वर्तमान सरकार में भी संरक्षण मिला हुआ था, भाजपा सरकार में। जी सर, तो बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद थे सनत कुमार जैन जी, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि विकास गुप्ता की जो गिरफ्तारी हुई है या सरेंडर हुआ, उसके पीछे के क्या कुछ कारण थे, आगे क्या कुछ कार्रवाई अब होगी, ये आगे आने वाला समय बताएगा। फिलहाल खास बातचीत में इतना ही। नमस्कार।